इधर उधर की बात करें बिना, सीधे मुद्दे पर आते हैं। जेईई 2027 के अंदर तुमने एक टारगेट बनाया होगा कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, और इस टारगेट के अंदर तुमने अपने दिमाग में पूरा एक रोड मैप भी बनाया होगा कि भाई साहब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, और ये थ्योरी लेक्चर देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पिछले 3 से 4 महीने के अंदर तुम्हें लग रहा होगा यार कि ये जो रोड मैप बनाया था, ये जो सपना देखा था ना आईआईटी बॉम्बे का, ये थोड़ा हिलता हुआ दिख रहा है। अब इस समय प्रॉब्लम्स के बच्चों के बीच में आ रही है, जो मेरे को बार बार कमेंट सेक्शन के थ्रू देखने को मिल रही है। पहली चीज, कंसेप्ट नहीं बन रहे भाई साहब, कंसेप्ट एक्चुअली में समझ नहीं आ रहे हैं कैसे करा जाता है, और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि ऑनलाइन से भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन से भी पढ़ रहे हैं, और उसके बाद टाइम ही नहीं बच रहा है कि क्वेश्चन सॉल्विंग करें, और वे कंसेप्ट सही तरीके से कैसे समझे जाते हैं ये बच्चों को पता भी नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, भाई साहब क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, नहीं बनते आधे क्वेश्चन, डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब 10th में थे तब तो सारे बन जाते थे, अभी 11th में आए हैं तो इतना बड़ा हाई लेवल कैसे हो गया है। फिर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, जब मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते ना तो और डिमोटिवेशन होता है। फिर रिवीजन का टाइम नहीं बच रहा है, स्कूल हमारे पास ऑलरेडी हमारे ऊपर या 10 तरीके की वो असाइनमेंट और टेस्ट और एग्जाम लगा के रखा होता है, वहां पे टाइम नहीं बच रहा होता है। और इन सब के बीच में अगर गलती से जेईई की तैयारी हमने कर ली, चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, तो फिर अगर हम आगे 10 दिन बाद उस चैप्टर को उठा के देखते हैं तो कुछ याद नहीं आ रहा होता है, तो रिवीजन हमारा सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे हो, मुझे पता है, कमेंट सेक्शन में बताना भी कि तुम फेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो यार, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ना 99% बच्चों की क्लास 11 बर्बाद होती है, और क्लास 11 बर्बाद होना ना मैं कहूंगा कि बहुत रेयर नहीं है। 99% बच्चों की क्लास 11 वेस्ट होती है, और वो 12th में ही उसको कवर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम्हें 99% बच्चों से आगे निकलना है ना भाई साहब, तुम क्लास 11 कुछ भी करके चले जाओ। ये बस ऐसा ही है कि तुम्हें चारों तरफ से दुश्मन ने घेर रखा है और तुम पूछ रहे हो कि भाई साहब मैं किधर गोली मारूं, कहीं भी गोली मार दो दुश्मन को लगेगी। इसी तरीके से अगर 11th बर्बाद हो रही है ना, तुम्हें लग रहा है 11th वेस्ट हो रही है, तो भाई साहब शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो। जब वो चैप्टर खत्म होना चालू होंगे ना, जब वो चेकलिस्ट लगना चालू होगी ना, तो अपने आप मोटिवेशन आएगा, अपने आप रास्ता दिखता है। तो 11th वेस्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बचा के रहूंगा तुम्हारे 11th चैनल के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, लेकिन करना तुम्हें पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग हर वीडियो में कराते हैं। सबसे पहले यार देखो, हो सकता है कि आईआईटी क्रैक करना तुम्हारा एक सपना हो, ठीक है, लेकिन सपना और एम इसमें फर्क होता है। एम के पीछे एक रीजन होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग रीजन उसमें इन्वॉल्व होता है ना, तो ये देखो यार, ये 2 साल की तैयारी है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है 2 साल की। तुम्हें रोज उठना है, रोज 12 घंटे पढ़ना है, रोज मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना है, फिर 12 घंटे पढ़ना है, फिर 12 घंटे पढ़ना है, फिर 12 घंटे पढ़ना है, और इस तरीके से चलना है। तो ये एक मैराथन है, और मैराथन तभी चलती है जब इनर मोटिवेशन होता है। 2 या 3 रीजन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम आईआईटी क्यों क्रैक करना चाहते हो। ऐसा क्या आईआईटी के अंदर जो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ भैया इस रीजन की वजह से मेरे को आईआईटी के अंदर जाना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें वीडियो के बीच में एक छोटा सा गिफ्ट भी देने वाला हूं। मोटा मोटा अगर मैं एक हिंट दे दूं तो एक ऐसी चीज है जिससे तुम्हारी जेईई 27 का कंप्लीट प्लान, मंथ वाइज, डे वाइज सब कुछ रेडी हो जाएगा, और ऐसी चीज है नहीं, मतलब कहीं तुमने सुनी नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, कंसेप्ट बिल्डिंग, रियल कंसेप्ट बिल्डिंग। भाई एक्चुअली में कंसेप्ट कैसे बिल्ड करे जाते हैं, हम लोग बोलते तो है कि कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, तो कंसेप्ट क्या लेक्चर से स्ट्रांग होते हैं, क्या कंसेप्ट बुक पढ़ के स्ट्रांग होते हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्विंग से स्ट्रांग होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, कंसेप्ट बिल्डिंग का मतलब ये है कि अगर मेरे को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ समझाया गया, तो मैं उसको इस तरीके से समझ लूं कि उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट जहां पर आता है, क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट जहां पे आता है, वो मुझसे आज तो बन जाए, लेकिन अगर अब से 2 साल बाद मेरे से पूछा जाएगा ना कि ये क्वेश्चन कर दो, तो भी मैं बना पाऊं, क्योंकि मेरे कंसेप्ट इतने स्ट्रांग है, ठीक है। अब कंसेप्ट बिल्डिंग करने का सही तरीका जेईई के अंदर क्या है। पहली चीज, तुम्हें यार लेक्चर्स मिलते होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। पहली चीज क्या है, लेक्चर्स, एक रिसोर्स को फॉलो करके देखो, एक टीचर को फॉलो करो। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी लेकर बैठे हैं, ऑफलाइन भी लेकर बैठे हैं, सबसे बड़ी गलती है। ऑफलाइन में अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऑनलाइन में स्विच हो जाओ, ऑनलाइन में नहीं समझ आ रहा है तो बैच को छोड़ दो। भाई पैसे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे और टाइम दोनों मत बर्बाद करो। तो लेक्चर्स का एक रिसोर्स, टीचर का एक रिसोर्स इस समय इंपॉर्टेंट है। अगर एक रिसोर्स आप फॉलो करोगे ना, तो उससे तुम्हें अपने आप तुम्हें लगेगा कि यार, क्योंकि टीचर का ना एक पूरा करिकुलम होता है पढ़ाने का। अगर उस करिकुलम में आधा तुमने यहां से पढ़ लिया, आधा वहां से पढ़ लिया, तो कंसेप्ट बिल्डिंग पहले स्टेज पे तो खत्म हो गई। दूसरी चीज क्या होती है भाई, टीचर जब क्लास में लेक्चर ले रहा होता है तो 2-3 चीजें होती हैं जो टीचर करता है। पहला, इंटरेक्टिव थोड़ा सा मोड रहता है टीचर का, जहां पर वो कुछ बातचीत कर रहा होता है। अब देखो, इस बातचीत के अंदर 2 चीजें इन्वॉल्व होती है। पहली चीज जो इन्वॉल्व होती है वो होती है कि वो जो बच्चों से बातचीत कर रहा है इधर उधर की, वो आप स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो। दूसरी बातचीत होती है जो कि कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग कुछ बातचीत हो रही होती है, ठीक है। उस बातचीत को बहुत ध्यान से समझना है, उस समय नोट्स मत बनाने बैठ जाना, उस समय कंसेप्ट्स को सुनो वो क्या बता रहा है। दूसरी चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास इलस्ट्रेशंस। जब भी तुम्हें कोई कंसेप्ट तुम समझ रहे हो, क्लास इलस्ट्रेशन जो उसके तुरंत बाद कराया गया उसको खुद से ट्राई करो, चाहे वो पहला इलस्ट्रेशन क्यों ना, उसको खुद से ट्राई करो। जब तुम उसे खुद से ट्राई करोगे तो तुम्हें अपने आप समझ आएगा कि तुम कहां फंस रहे थे, और फिर टीचर ने जब समझाया तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि उसको मैं कैसे इंप्रूव करूंगा। तो क्लास इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो बच्चे नहीं करते हैं, जब कोई कंसेप्ट बेसिक्स से समझाया जा रहा हो तो उसके बेसिक्स देखो कहां से डिराइव करे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स से जब वो कोई कंसेप्ट डिराइव हो रहा है
तो भाई साहब बच्चे क्या करते हैं कि एंड में जो फॉर्मूला बनता है ना उसको बॉक्स कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है मेरे को तो ये याद रखना है, और फिर क्वेश्चन जो होता है वो बनता है इस बेसिक स्टेप से यहां पे डिराइव करने के बीच में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बेसिक से कैसे डिराइव हो इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, अब देखो यार वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, कंप्लीट मास्टर क्लास टाइप की है वीडियो, तो इसमें मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से एंड तक देखना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो यार। इस चैनल के ऊपर ना JEE 27 के लिए मैं इतनी सारी चीजें प्लान कर रहा हूँ जो तुमने कभी नहीं सोची होंगी, और मैं भाई सब कुछ फ्री करूंगा। ठीक है, सब कुछ फ्री करूंगा चैनल के ऊपर, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से एंड तक देखो और ऐसी चीज कहीं पे नहीं मिलने वाली, सुनते जाओ। पहली चीज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई कौन से चैप्टर जो मेरे लिए JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो फिजिक्स की मैं बात कर लेता हूँ, फिजिक्स के अंदर ये सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन सभी चैप्टर्स की खासियत क्या है कि इन सभी चैप्टर्स को कंबाइन कर दोगे तो एक चैप्टर ये रोटेशन बनता है जो कि हैवी वेट है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है JEE मेंस और एडवांस के लिए। और फिर उसके बाद दूसरे सेगमेंट में यार ये सभी चैप्टर्स आ जाते हैं, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड एसएचएम। अब बहुत सारे लोग तुमको बोलेंगे कि यार तुमको ये भी चैप्टर कंप्लीट करना है और ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना, सब 11th में यूज होगा, सब 12th में यूज होगा, सब 12th में यूज होगा, ऐसा नहीं होता है। 12th में जो चीज यूज हो रही है वो 12th में बता दी जाती है। 11th के अंदर जो 12th के अंदर चीज एक्चुअली में यूज होने वाली है, जो तुमको अच्छी तरीके से करके रखनी है, वो है यूनिट डायमेंशन और वेक्टर्स, बस। बाकी जो भी चीज 11th की 12th में यूज होती है वो वहां पे कवर करा दी जाती है। छोटा सा कंसेप्ट होता है, बता देता है टीचर, भाई इतना भी सबको पता है, 99% बच्चों की 11th वेस्ट होती है। ठीक है, फिर काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, वर्क प्रॉपर्टीज, सीओएम हो गया। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ, मैं कह रहा हूं तुम्हारी 11th, देखो करना तो आइडियली पूरी फिजिक्स चाहिए, लेकिन अगर 11th बर्बाद हो रही है, ठीक है, तुम मेरे भाई अगर खाली ये कर लेते हो अच्छी तरीके से, ठीक है, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कर लेते हो अच्छी तरीके से, तो तुम ये मान लेना कि तुमने 99% बच्चों से आगे तुम निकल गए हो, क्योंकि ये JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर इस पार्ट का खास ख्याल रखना है। फिर केमिस्ट्री की मैं बात करना चाहता हूँ। केमिस्ट्री के अंदर देखो मैं ये 5 चैप्टर लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, मतलब ये है बेसिक्स। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, 3 केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। तीनों पार्ट के बेसिक्स जो है वो 11th में कवर कराए जाते हैं। जैसे मोल कंसेप्ट जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक है, फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ में रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ कुछ जगह पर पढ़ा दिया जाता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल, ये एनसीईआरटी का भी बेसिक है और ये ओवरऑल केमिस्ट्री का भी बेसिक है। तो ये चैप्टर जब कराए जा रहे हो ना तो बहुत एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है, नोट्स बहुत अच्छी तरीके से इसके रेडी करना, क्योंकि नोट्स मैं इसमें देखो जहां नोट्स रेडी करने वहां मैं बताऊंगा, इसके नोट्स अच्छी तरीके से रेडी करना। स्पेशली अगर मैं ऑर्गेनिक की मैं बात करता हूं, ठीक है, ऑर्गेनिक की मैं बात करता हूं, क्योंकि वहां पर हमने बहुत प्यारी सी चीज ऑलरेडी बना रखी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना मेरी एक किताब आती है, इट इज द बेस्ट सेलर बुक इन JEE, और इस किताब के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 120 पेजेस में कंप्लीट होती है। इसमें हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे अच्छी तरीके से विद इलस्ट्रेशंस कवर करा हुआ है। तो जब तुम क्लास के अंदर लेक्चर देख रहे होगे ना, तो हो सकता है कि तुम्हें बहुत डिटेल नोट्स बनाने पड़े, तो डिटेल नोट्स ऑर्गेनिक के बहुत बनते भी है, तो ठीक है क्लास में पेन चला लेना, डिटेल नोट्स मत बनाना, पेन चलाओगे थोड़ी बात समझ आ जाएगी, लेकिन नोट्स के लिए तुम इसको ले सकते हो, इसको शॉर्ट नोट्स की तरह भी यूज कर सकते हो, 120 पेज की खाली, और कंसेप्ट बिल्डिंग की तरह भी इसको यूज कर सकते हो। ये कलरफुल किताब है, Amazon पर आपको मिल जाएगी, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या कोवेलेंट सर्च कर लेना, कोवेलेंट नाम है इस किताब का, ठीक है, कोवेलेंट सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। इस किताब के अंदर मैंने क्लास इलस्ट्रेशंस भी ऐड कर रखे हैं, मैंने इसके अंदर थ्योरी, इसके अंदर एग्जांपल्स, बहुत सारी चीजें ऐड कर रखी हैं, जिसके थ्रू तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा। और जीओसी खासकर मैंने इस पर स्ट्रांग करने में सबसे ज्यादा फोकस करा हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रिव्यूज भी पढ़ लेना, रिव्यूज से आइडिया लग जाएगा, अच्छी लगेगी तो ले लेना, रिव्यूज अच्छी लगे तो, ठीक है। अब ये चीज जो है क्लास 11th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात हमें समझ आ गई। लेकिन 11th क्लास में तो और भी चैप्टर्स हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, फिर इक्विलिब्रियम है, फिर उसके बाद हमारे पी ब्लॉक भी आ जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा जनरल ऑर्गेनिक के बाद आइसोमर्स में इंट्रोड्यूस हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, इट्स गुड। वो सभी चैप्टर्स भी कंप्लीट करने केमिस्ट्री में कोशिश ये करना कि तुम कोई भी पार्ट छोड़कर मत जाओ, सारा पार्ट कवर करके जाओ, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के अंदर देखो एलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी पढ़ाई जाती है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब पूरा पढ़ाया जाता है। मैं आपको बात बताता हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ये चीज तुम्हें कोई नहीं बताएगा भाई। तो मैंने अगर ना एलजेब्रा बहुत अच्छी तरीके से कर ली, वो 4 चैप्टर जो मैंने तुम्हें बताया, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बायनोमियल थ्योरम, ये अच्छे से कर ली, और कोऑर्डिनेट तुमने अच्छे से कर लिया, ठीक है। तुम JEE मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ। मेंस के अंदर तुम्हारे 8 सवाल पक्के हैं, ठीक है, 8 सवालों के हिसाब से तुम्हारे 32 नंबर पक्के हैं, ठीक है, 32 नंबर पक्के, 95 से ऊपर परसेंटाइल आ जाएगी इसी, यानी टॉप 5% बच्चों में मात्र तुम खाली 11th क्लास को करके आ जा रहे हो। वो भी मैंने 11th क्लास का भी कुछ पोर्शन बताया, इसमें तो लिमिट्स भी आता है 11th क्लास में, इंट्रोडक्शन 3D भी आता है, स्टैटिस्टिक्स भी आता है, ठीक है। तो खाली ये पार्ट करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में तुम्हें ये जरूर कवर करना है, और मैथ्स में रश नहीं करना है, टाइम लगाओ। मैथ्स में चैप्टर कंप्लीट करने का एक तरीका होता है, उसी तरीके से कंप्लीट करो और सही तरीके से चैप्टर्स को कंप्लीट करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, पहली चीज, फिर अगली चीज डिस्कशन करते हैं, विच इज एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग हमें कैसे करनी है। देखो यार, क्वेश्चन सॉल्विंग में पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी, 3 चीजें हमारे पास होती हैं मोटी मोटी। पहली चीज जो हमारे पास होती है दैट इज क्वेश्चन सॉल्विंग रिसोर्स, ठीक है, सॉल्विंग रिसोर्स, ठीक। दूसरी चीज जो हमारे पास होती है वो होती है सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है।
सॉल्व एग्जांपल्स। और तीसरी चीज हमारे पास होती है वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना दूसरे बच्चों को सुन के कि यार भैया ये किताब लगा लो, ये किताब लगा लो, वो किताब लगा लो, ये सुन के वो बुक्स लगाने लगते हैं और मॉड्यूल्स को भूल जाते हैं, ठीक है। या वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने लगते हैं तो और चीजें भूल जाते हैं। मेरे से बच्चे पूछते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊं मॉड्यूल लगाऊं, तीनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, समझने की कोशिश करो। सॉल्विंग रिसोर्स की जब मैं बात करता हूं तो तुम्हें एक सॉल्विंग रिसोर्स उठाना है जिसको तुम्हें एंड टू एंड कंप्लीट करना है, उसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। चाहे वो बुक हो सकती है, चाहे वो मॉड्यूल हो सकता है, ये तुम्हें चूज करना है, खुद से डिसीजन लेना है। मैं बोलूंगा मॉड्यूल सफिशिएंट होता है बहुत सारे कोचिंग का, कुछ कोचिंग का नहीं भी होता है। जिन कोचिंग का नहीं होता है तुमको पता लग जाएगा एक दो चैप्टर सॉल्व करके, उसकी जगह अगर किताब उठाना चाहते हो किताब उठा लेना, ठीक है। सॉल्विंग रिसोर्स को तुम्हें सॉल्विंग के लिए यूज करना है, ठीक है। फिर तुम्हें एक एक किताब उठानी है, एक एक किताब उठानी है। वो किताब उठाने को मैं क्यों कह रहा हूँ, एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे फॉर फिजिक्स, इन दोनों में से कोई भी उठा सकते हो। केमिस्ट्री के लिए मॉड्यूल यूज कर लेना जो मैं चीज बताने वाला हूं उसके लिए। मैथ्स के लिए सिंगेज, जे एडवांस की सीरीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें ना आपको सॉल्व एग्जांपल्स मिलेंगे। अब क्या होगा कि जब तुम थ्योरी पढ़ लेते हो ना तो तुम्हें एप्लीकेशन समझ नहीं आता उसका। थ्योरी पढ़ ली तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, होता ही नहीं ऐसा कि थ्योरी पढ़ ली क्वेश्चन बनेगा, बने ही नहीं। क्या होता है ऐसा, क्योंकि तुमने सॉल्व एग्जांपल्स नहीं लगाए। सॉल्व एग्जांपल्स बुक्स के जरूर लगाओ, ठीक है। तो तुम्हारा रोड मैप क्या होगा, बहुत सिंपल सा, कि भाई साहब तुमने थ्योरी पढ़ी, सॉल्व एग्जांपल्स लगाए किताबों के, फिर उसके बाद तुमने क्वेश्चन सॉल्विंग करी और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट के 2 साल के मेंस के और लास्ट के 5 साल के एडवांस के, इतने लगा लो काफी है। फिर इनमें से तुम्हें जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको उसका सोल्यूशन जरूर देखो, और जो क्वेश्चन बन जाता है उसका सोल्यूशन भी जरूर देखो। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ सोल्यूशन लर्निंग, ठीक है, या लर्निंग फ्रॉम सोल्यूशंस भी बोल सकते हैं। ये क्या चीज होती है समझना। देखो मेरे भाई, तुमने एक क्वेश्चन बना लिया, ठीक है, और तुमसे एक क्वेश्चन नहीं बना। अब बच्चे क्या करते हैं, जिनसे क्वेश्चन नहीं बनता है ना वो उसको छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती भाई साहब छोड़ना नहीं है, उसी से तुम्हें सीखने का मौका मिलेगा। उससे तुम्हें तुम्हारे कॉन्सेप्ट की खोट जो है, जो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है, वो वहीं से पता लगने वाली है। तो इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। फिर जो क्वेश्चन बन गया ना, अब बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन बन गया अब क्या सोल्यूशन देखना यार, तो सही होगा। यहां सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्या पता हमने गलत कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन बना दिया, आंसर सही आ गया हो, ये भी हो सकता है ना। तो तुम्हें करना क्या है भाई साहब, तुम्हें 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। जो बन गए बन गए, जो नहीं बने वो नहीं बने, कोई बात नहीं। जो नहीं बने ना 2 मिनट ट्राई करो, 3 मिनट ट्राई करो, नहीं बने कोई बात नहीं भाई साहब। उसके बाद ना सोल्यूशन देखो, जो बन गया उसका भी और जो नहीं बने उसके भी। जब तुम सोल्यूशन देखोगे ना तो तुम आइडिया लगेगा कि हाँ इसमें मैंने इस तरीके की अप्रोच रखी थी, क्या ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है, ठीक, ये अप्रोच सही है कि नहीं है। अप्रोच पे फोकस करो, सोल्यूशंस पे नहीं, अप्रोच पे फोकस करो। खुद को जज मत करो क्वेश्चन सॉल्विंग करते हुए। सॉल्व एग्जांपल्स लगाओ, क्वेश्चन सॉल्विंग करो, उसके बाद पीवाईक्यू लगाओगे ना, पीवाईक्यू में खुद को जज करना, क्योंकि तब तुमने प्रैक्टिस कर ली है। पीवाईक्यू में खुद को जज करना 10 में से 7 बनने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी है। ये दिमाग में लगा चलो। यहाँ खुद को जज मत करो, खुद को बाहर मत दो। जो बन रहा बना लो, जो नहीं बन रहा उससे सीखो, जो बन गया उससे भी सीखो। हर चीज से तुम्हें सीखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस गिफ्ट की मैं बात कर रहा था उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली है। देखो यार, जे 2027 में हो सकता है तुम्हारे सामने हजारों प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने खड़ी हो, और अब तुम सोचते हो कि भैया कहीं से ना मेरे को एक आईआईटीएन मेंटोर या एनआईटीएन मेंटोर की कहीं ना कहीं मेंटरशिप मिल जाए। अब देखो मैं मेंटरशिप बेचने नहीं आया हूँ, मेंटरशिप तो बहुत सारे लोग बेच ही रहे हैं ऑलरेडी, वो मैं करने नहीं आया हूँ, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि जे 2027 के अंदर मैंने एक मास्टर क्लास प्लान करी है, जहां पर मैं थ्योरी कैसे पढ़ी जाती है मैं आपको लाइव पढ़ के दिखाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करी जाती है मैं लाइव करके दिखाऊंगा आपको। मैंने जेईई मेंस एडवांस का एग्जाम निकाला हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पेपर निकाला हुआ वो कैसे सोचता है सॉल्विंग करते हुए, कैसे सोचता है कंसेप्ट्स देखते हुए, मैं आपको लाइव लेक्चर से पढ़ के दिखाऊंगा। सारी की सारी चीजें मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर करके दिखाऊंगा। रिवीजन कैसे करते हैं वो बताऊंगा, मॉक टेस्टिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा। इट्स अ कंप्लीट मास्टर क्लास सेशन जो 2 घंटे का सेशन होने वाला है। अब बच्चे पूछ सकते हैं भैया रोड मैप के अंदर की कंप्लीट चीजें नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट चीजें हैं, बट ये रोड मैप 20 मिनट का होगा, 25 मिनट का होगा, बट ये सेशन 2 घंटे का होने वाला है। इस 2 घंटे के सेशन में तुम्हें एंड टू एंड सब कुछ मिलने वाला है जे 27 रिलेटेड। इसके साथ में मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी इसके साथ में रखूंगा, जहां पर तुम अपनी प्रॉब्लम से डिस्कस कर सकते हो और हम लोग एक इंटरेक्शन के थ्रू ये चीजें कर रहे होंगे। लेकिन ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। तो इसलिए मैंने इसका एक छोटा सा प्राइस रखा है, ठीक है। और ये प्राइस बस इसलिए रखा है ताकि मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए। तो मात्र 99 रुपीज के जितने का एक समोसा होता है। जे 27 में जो बच्चे सीरियस हैं केवल वो बच्चे इसको ज्वाइन करें, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ज्यादा से ज्यादा मैं 100 बच्चों को ले पाऊंगा, क्योंकि उनसे ही मैं इंटरेक्शन कर पाऊंगा, ठीक है। तो 100 बच्चे मुझे लगता है कंप्लीट ही हो जाएंगे, मतलब थोड़ी देर 10 15 20 मिनट में। तो कोशिश ये करना कि इसको अवेल कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए कंप्लीट रोड मैप, एक मंथ वाइज प्लान, एक डे वाइज प्लान सेट कर देगा। ये एक ऐसा सेशन है। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। हर बच्चे के पास ये चीज होनी चाहिए, और पैसे के बारे में मत सोचना मेरे भाई, ठीक है। ये बस इसलिए रखे गए हैं ताकि आपको एक सही चीज मिल पाए और वहां पे स्पैमिंग ना हो जाए, बस इस चीज का ध्यान रखें। चलो बढ़ते हैं आगे। टाइम टेबल की हम लोग बात कर लेते हैं। अब टाइम टेबल कैसे हमको बनाना है। देखो यार, बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ियां करते हैं। पहली बड़ी गड़बड़ी ये करते हैं कि टाइम टेबल बनाते नहीं है। पहली चीज उनको लगता है टाइम टेबल हम बनाएंगे फिर हम उसको फॉलो करेंगे, फॉलो होता नहीं है, इससे अच्छा बनाओ मत, ऐसे रैंडम पढ़ाई करते रहो, सबसे बड़ी गलती। दूसरी बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि टाइम टेबल बना लेते हैं, गलत तरीके से बना लेते हैं, फिर वो फॉलो नहीं होता है, फिर बनाते फिर फॉलो नहीं होता है, फिर रोज टाइम टेबल बनाते रहते हैं, इसी लूप में फंस जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अब देखो टाइम टेबल सही तरीके से बनाने का तरीका क्या है ये बात समझना। तो मैंने स्लॉट बेस्ड टाइम टेबल बनाना है। स्लॉट बेस्ड टाइम टेबल क्या होता है, देखो यार, स्लॉट बेस्ड टाइम टेबल ये बोलता है कि तुम खाली टाइम टेबल में ना स्लॉट्स बनाओ जो तुमको पूरे दिन में कंप्लीट करने हैं कभी भी।
जैसे हो सकता है कोई बच्चे रात में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, और वो दिन का टाइम टेबल बना लेते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि किसी दूसरे का देख के बना लिया। तो तुम अपना स्लॉट बेस्ड टाइम टेबल बनाओ। देखो बहुत सिंपल से स्लॉट बेस्ड टाइम टेबल मैं देता हूँ। 6 घंटे के तुम्हारे लेक्चर होने चाहिए या कोचिंग होनी चाहिए, फिर तुम्हारा एक नैप होना चाहिए जहां पर तुम थोड़ा सो लो, और उसके बाद तुम्हारी 4 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए, ठीक है। और 4 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग में 2 सब्जेक्ट सॉल्व कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया आज, केमिस्ट्री मैथ कल कर लिया, मैथ फिजिक्स परसों कर लिया, ऐसे कर लो 2-2 घंटे, ठीक है। ये जब तुम करोगे ना तो तुम्हारा एक बहुत स्मूथ टाइम टेबल बन गया। 1 घंटे का रिवीजन लगा लो जहां पर तुम यार जा सकते हो, चैप्टर पे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आज पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर सकते हो, कोरा कागज टेस्ट कर सकते हो, वो बताऊंगा मैं आगे क्या होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको अगर तुम करोगे ना तो बहुत आराम से 11 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। तुमने 6 घंटे लेक्चर देखे, ड्रेन हो गए, नैप लिया, फिर एनर्जी आ गई, फिर 4 घंटे सॉल्विंग करी, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर 1 घंटे का काम करा। इस तरीके से अगर तुम चलते हो ना तो तुम बहुत आराम से 11 घंटे में कंसिस्टेंसी बना सकते हो। अब होता क्या है, तुम एक दिन टाइम टेबल बनाओगे 2 से 3, ये 3 से 4, 4 से 5, 6 से, एक भी चीज खराब होगी सब टूट जाएगा, सब खराब हो जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हो। आप कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्विंग स्कूल ले जा सकते हैं, लेक्चर घर पे देख सकते हैं, ये तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 3 दिन स्कूल जाओ, बाकी दिन छुट्टी मारो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुम्हें रोकने नहीं वाला 11th में। और 11th में तो कौन ही रोकता है, 12th में बोर्ड है चलो फिर भी कोई आदमी रोक सकता है, तो 11th में कौन रोक रहा है। 11th में मारो छुट्टी, इतनी मारनी, जाओ मत स्कूल भाई, ठीक है। 11th पूरी तैयारी जेके अच्छे से करो। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चे बहुत इसको अवॉइड करते हैं, विच इज रिवीजन। और रियल तरीके से रिवीजन कैसे करा जाता है। बच्चों को लगता है भैया मैं अगर नोट्स पढ़ लेता हूं तो मेरा रिवीजन है, और तभी वो जब आप 10 दिन बाद उसको उठाते हो तो कुछ याद नहीं रहता है। बिल्कुल गलत तरीका है रिवीजन का। रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छी चीज जो यूज कर सकते हो तुम, वो क्या है, कोरा कागज टेस्ट। एक खाली पेपर लो, जो भी तुमको आज पढ़ाया गया उसको लिखने की कोशिश करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो। रिकॉल इज इक्वल टू रिवीजन, ये चीज याद रखो। रिकॉल मतलब दिमाग को जोड़ डालो कि मेरे को क्या पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था। एग्जाम में तुम्हें यही करना है, और इसी चीज की अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तुम उसको एक्चुअली में मास्टर कर सकते हो। तो रिकॉल करने की कोशिश करो। जब रिकॉल करोगे तभी तुम्हारे दिमाग पे जोर पड़ेगा और एक्चुअल रिवीजन हो पाएगा। फिर रिकॉल करने के बाद अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा, नहीं याद आ रहा है क्या क्या पढ़ाया था सर ने, जो भी पॉइंट्स रह गए नहीं समझ आए, ठीक है, जो तुम नहीं लिख पाए खाली कागज पे, उसको वापस अपने नोट से रिवाइज कर लो। और शॉर्ट नोट जरूर बनाओ चैप्टर के बाद। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे शॉर्ट नोट्स मत बनाना, ये किताब ले लेना, इस किताब में शॉर्ट नोट्स इंक्लूडेड ही है। बाकी फिजिकल इनऑर्गेनिक में मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कोरा कागज टेस्ट मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है। अगली चीज मॉक टेस्टिंग। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं इस समय, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो अब धीरे धीरे ना मॉक टेस्ट अवॉइड करना चालू कर दिया। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। अगर 3 चैप्टर तुम्हारे कोचिंग में हो गए हैं, तुमने एक ही कर रखा है, 3 चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, देकर आओ, एक ही अटेम्प्ट कर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें टेस्ट में नंबर नहीं लाने, तुम्हें एग्जाम में नंबर लाने। वो एक टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट करके आओ, उसके अंदर अपनी खोट निकालो, देखो। और जैसे ही टेस्ट होता है ना उसके बाद एनालिसिस करो। टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज एब्सोल्यूट वेस्ट, ये बात याद रखना। टेस्ट विदाउट एनालिसिस बिल्कुल बर्बाद चीज है। एनालिसिस कैसे करोगे भाई साहब, एक चैप्टर लो, मतलब एक टेस्ट जो तुमने दिया उसका 1 से लेकर 75 तक सारे क्वेश्चन डालो, उसमें देखो कौन सा सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, कौन सा अनअटेम्प्टेड रह गया। अब जो गलत और अनअटेम्प्टेड रह गए उसके आगे ना चैप्टर का नाम डालो, किस चैप्टर से थे वो, किस कंसेप्ट से थे वो। कंसेप्ट पता कंसेप्ट, चैप्टर पता चैप्टर। और इनमें से जो भी चैप्टर, जो भी कंसेप्ट तुमने कर रखे हैं और उसका तुमने क्वेश्चन गलत करा या अनअटेम्प्टेड रह गया, इसका मतलब तुम्हारे कंसेप्ट में खोट है। इन क्वेश्चंस को, अपने कंसेप्ट को वापस से पढ़ो और इन क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट करो, फिर नेक्स्ट टेस्ट में जाओ। आइडिया रखो हर टेस्ट में नई गलती करूंगा, हर टेस्ट में नई गलती करूंगा, हर टेस्ट में नई गलती करूंगा। ये आइडिया से चलोगे तो डेफिनेटली तुम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस चीज का हम खास ख्याल रखेंगे। अब वीडियो खत्म करने से पहले यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे ना इस समय J27 के लिए एक्चुअली में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सच में खुद कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, वो J27 के मास्टर क्लास में जरूर आए। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि उस मास्टर क्लास के बाद ना तुम्हें किसी और स्ट्रैटेजी वीडियो की, किसी और मेंटरशिप की, रोड मैप की कुछ जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैं कह रहा हूं मेरे चैनल पर भी मत आना उसके बाद, ठीक है, क्योंकि उस चीज के अंदर मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। पढ़ाई आप अच्छे से करो यार, ठीक है, और कोशिश ये करो कि जो भी चीज मैं यहाँ बोलता हूँ उसको फॉलो करो। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे फॉलो करने से ही रिजल्ट्स आएंगे। प्लीज उसको फॉलो करो अच्छे से, पढ़ाई करो अच्छे से। संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।